अभी लेक्चर रिकॉर्डेड पड़ा होगा, वो लोग उसको देखने को बोल सकते हैं। ठीक। तो कुछ नहीं करना है, JSP फोल्डर के अंदर जहां आपका वेलकम और सक्सेस था वहीं एम्प्लॉय, अरे डॉट जावा नहीं डाल आपको, फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म, एम्प्लॉय सक्सेस। फॉर्म पे क्या एरर आ रहा है भाई, इसको। ओके, फिर उसके लिए JSTL 1.2 जावा, ये तो पड़ी थी ना उसमें, ये नहीं होगी। JSTL के जो टैग्स यूज हो रहे हैं उनको डालना पड़ेगा। यहीं से कंपेयर कर लें। जकार्ता वाली पड़ी, जकार्ता वाली पड़ी है, और ये वाली भी हमने अब डाल दी। उसके बाद वहां से हट गया ना एरर, क्लोज ऑल कर देते हैं इसको। डन। आधे स्प्रिंग प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है, तो अपडेट करना है, हमेशा कुछ भी चेंजेस करना है, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डाला है तो प्रोजेक्ट को अपडेट कर लिया करो यहाँ से। अब देखते हैं वो प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं या नहीं। हम्म, हम्म, हट गया एरर। देखो, एक्चुअली क्या है ना, हम एक टैग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो अब उनके जो टैग्स यूज करोगे वो टैग्स के लिए आपको डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। जब तक वो डिपेंडेंसी JSTL वाली जो अभी मैंने डाली थी नहीं होगी, तब तक वो एरर ऐसे ही आता रहेगा। यहाँ से भी हट जाएगा, वो फालतू में दिखा रहा होगा। जकार्ता वाला। हम्म, हम्म, और JSP डॉट, तो हमने जकार्ता ने जेस, दोनों ही है ना हमारे पास, तो वो चलेगा। नहीं चलेगा तो अब देख लेंगे अभी, है ना। तो इस एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर हमने एक, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लिखा है, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट पाथ, जो भी करंट पाथ होता है, मतलब ये हमें क्या रिजॉल्व करके दे देगा। अगर हम बात करें, हर एक फॉर्म में एक सबमिट बटन होता है, सबमिट होता है, या आपने देखा होगा लॉगिन होता है, ऐसे अलग अलग नाम से हम बटन बना लेते हैं। उस बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, कोई भी फॉर्म हो, फॉर्म पे इनपुट डालते हैं, सारा इनपुट डालने के बाद उस बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारा अगर साइन अप का पेज था तो हम, साइन अप सक्सेसफुल हो जाता है, हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ये हमने सीखा। अब जैसे ही हम फॉर्म पे, उस पे साइन अप बटन पे या फिर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो एक एक्शन परफॉर्म होता है, उस फॉर्म का एक एक्शन डिफाइन किया जाता है, और उस एक्शन में एक URI होता है, पूरा का पूरा URL, जिसमें हमने एम्प्लॉय सबमिट लिखा हुआ है। सही है। एम्प्लॉय सबमिट वाला कोई कंट्रोलर होगा जो कॉल होगा, बट उसको कॉल करने के लिए अगर हम ब्राउजर पे जाएं, तो ब्राउजर पे तो हमें पूरा लिखना पड़ता है ना, HTTP लोकल होस्ट 8080, फिर स्लैश, फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम जो भी था, राधे स्प्रिंग MVC करके आएगा, देन फिर स्लैश लिख के आता है। तो जो वो आपका क्या बोलते हैं, URI है, जो हम यहाँ लिखते हैं, क्या था कल, लोकल होस्ट 8080 राधे स्प्रिंग MVC,
ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट पाथ, इसकी बात हो रही है। इसको रिजॉल्व करना है। अब इस फॉर्म में जो एक्शन परफॉर्म होगा वो, ठीक है। तो ये जो टैग हमने लगाया है, ये हमने लगाया है कि सर ये जो कॉन्टेक्स्ट पाथ है ये आ जाए। इसके जस्ट बाद हमारा एम्प्लॉय और सबमिट कॉल होगा। जैसे एम्प्लॉय सबमिट कॉल होगा, हम हमारा कोई ना कोई कंट्रोलर ऐसा होगा एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास के अंदर जो कॉल होने वाला। ठीक। अगर हम वहां चलें, यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर देखें आके, तो यहाँ पे सबमिट करके मैंने एक लगाया हुआ है मेथड लेवल पे। सबमिट फॉर्म एक मेथड है, उस पे मैंने एक एंड पॉइंट दे रखा है सबमिट, जिसमें पूरे एम्प्लॉय के डेटा को एज एम्प्लॉय ही रीड करवा रहे हैं थ्रू मॉडल एट्रीब्यूट। सर उससे पहले तो आप हमें रिक्वेस्ट परम पढ़ा रहे थे ना, कल जो हमने देखा था, हम उसके थ्रू पहले रीड करेंगे। ये जो है ये मॉडल एट्रीब्यूट नेक्स्ट एनोटेशन है, हम पूरे फॉर्म का डेटा एक साथ पूरे जावा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बाइंड करवा सकते हैं। वो उसके लिए हमें ये एनोटेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये सब पे आएंगे, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात और समझा देता हूँ। इन सबको भी सेव रखो, इधर आ जा। हमारा ये है ना प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय कंट्रोलर यहाँ बनाया हुआ है, ब्लैंक है अभी, है ना। अभी इस पे @ कंट्रोलर लगा लो। सिंपल सा कंट्रोलर है, ऑलरेडी एक कंट्रोलर हमारा बना हुआ था। सबको क्लोज करना है तो कर दो, क्लोज ऑल, सेव विंडो, शो व्यू, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये आ गया हमारा। ये हमारा राधे स्प्रिंग एमवीसी, डन। और यहाँ पे एमवीसी, ये हमारा वेलकम कंट्रोलर है जी, जो कल बनाए थे। ये हमारा एम्प्लॉय का है ना। ये रहे दोनों कंट्रोलर्स। वेलकम कंट्रोलर में कल हमने टेस्ट करके देखा था, हमारा एप्लीकेशन रनिंग में था। रीडिंग किसी ने डाला तो वो डेटा को रीड करने वाला ऑपरेशन करवा रहा है ना, रिक्वेस्ट पर एनोटेशन के। Done। अब एक और कंट्रोलर बनाया मैंने, एम्प्लॉय कंट्रोलर। मल्टीपल कंट्रोलर बना सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। और मल्टीपल कंट्रोलर अगर मैं बनाऊंगा तो मल्टीपल मेथड्स भी होंगे उसमें जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे होंगे, जैसे ये मेथड है। सही है। अब मैंने अगर यही मेथड बनाया इस क्लास में, जो कि मैं बना सकता हूँ, मैंने यहाँ बना दिया, कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। कौन? हमारा, जैसे ही ये डिस्पैचर सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो जाके बोलेगा उससे हैंडलर मैपिंग से जाके मैप करो। वो बोलेगी किससे मैप करें? सेम यूआरआई इंप्लॉय कंट्रोलर के अंदर भी स्लैश से ये मेथड कॉल करने को बोल रहे हैं, ये भी स्लैश से ये मेथड कॉल करने को बोल रहे हैं। सर मेथड का नाम सेम है इसलिए कह रहे हो क्या? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रीट की जगह प्रीत कर दो। मीन तो किस बेसिस पे कॉल होता है? यूआरआई के बेसिस पे। सर आपने स्लैश दे रखा है ना। चलाते हैं एक बार, देखो वहां पे वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको जावा एक्स वाली वो चाहिए, और हमने डिपेंडेंसी पॉम डॉट एक्सएमएल में जकार्ता वाली डाल रखी है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये जो है ना हमारी जकार्ता सर्वलेट एपीआई और जकार्ता जेएसपी के लिए भी जकार्ता वाली डाल रखी है। अगर आपको ये वो एरर हटाना है जो उसमें आ रहा था जेएसपी में, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी रनिंग में पता चलेगा दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी अपना वो एप्लीकेशन रन करते हैं, स्लैश पे देखते हैं क्या चलाता है। रन ऑन सर्वर कर दिया। अभी मैं इस फॉर्म को डिलीट करके फिर चलवा दूंगा, अगर तुम्हें कंफ्यूजन लगेगी तो बाद में डिपेंडेंसी डाल देंगे, है ना। अभी मैं रन किया। बोला इंटरनल सर्वर एरर, कुछ प्रॉब्लम आया है इसमें, है ना। सर्वलेट एक्सेप्शन आया, क्रिएट बीन विद रिक्वेस्ट मैपिंग हैंडलर डिफाइंड डेलीगेटिंग वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरेशन एम्बिगस, आगे ना एम्बिग्यूटी। मैपिंग कैन नॉट मैप वेलकम कंट्रोलर मेथड ग्रीट, और देर इज ऑलरेडी एम्प्लॉय कंट्रोलर बीन मेथड प्रीत। दो दो हैं उसके पास। सर यहाँ से पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो यहाँ आके पढ़ लो, यहाँ पर भी वो यही कह रहा होगा।
सर कैसे दिखाना जरा। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसे इधर ले जाओ। यहाँ पे आओ, देखो क्या आ रहा है। एरर क्रिएटिंग बीन विद द नेम रिक्वेस्ट मैपिंग हैंडलर मैपिंग डिफाइंड इन इस क्लास के अंदर। बोला एम्बिगुअस मैपिंग कैन नॉट मैप वेलकम कंट्रोलर मेथड। हम वेलकम कंट्रोलर मेथड को मैप नहीं कर पा रहे, जो कि ग्रीट नाम से है। क्यों? बोल रहा है टू देर इज ऑलरेडी एम्प्लॉय कंट्रोलर बीन मेथड जिसका नाम है एम्प्लॉय कंट्रोलर एज प्रीत मैप। अब दोनों को मैप करा रखा है आपने स्लैश से, हम किसको कॉल कर दें? कंफ्यूजन है, सिंपल सीधा सा एक्सेप्शन है। तो अब आप चाहते हो कि सर नहीं नहीं, एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं? नहीं, हम चाहते हैं सर स्लैश से भी ये वेलकम कंट्रोल, हम चाहते हैं स्लैश से प्रीत कॉल हो, और अगर इधर स्लैश आ रहा है तो ये ग्रीड कॉल होना चाहिए, इधर मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर वाला मैसेज डाल देना। रिटर्न दोनों क्या कर रहे हैं? ये वेलकम रिटर्न कर रहा है, एक सक्सेस रिटर्न कर रहा है। करने दो, इसको ऊपर बंद करो। ठीक है। तो सर अगर मल्टीपल कंट्रोलर होंगे, और मल्टीपल कंट्रोलर्स में बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, मल्टीपल कंट्रोलर्स होंगे, सेम नाम का अगर यूआरआई आया तो ये एम्बिग्यूटी आएगी हमेशा, ये एक्सेप्शन आएगा, इंटरनल सर्वर एरर। इस एरर से हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन को क्लास लेवल पे भी लगा सकते हैं। किस लेवल पे? क्लास लेवल। उससे क्या होगा? हमने कहा उससे देखो वर्जनिंग हो जाएगी एक तो। अगर आपको करना है, जैसे हमने कोई भी सेम क्लास है एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसमें मैंने सारे मेथड इंप्लीमेंट कर दी, पूरा CRUD ऑपरेशन करा दिया, और एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था। अब मुझे कुछ अपडेट करना है, कुछ भी अपडेट करना है, कुछ अपडेट करना है, और उस अपडेट किए हुए कोड को, जो नई क्लास मैंने बनाई है एम्प्लॉय कंट्रोलर 2, मैं चाहता हूँ अब उसका लॉजिक चले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सारा एंड पॉइंट सब कुछ सेम रखूंगा। क्लास लेवल पे मैं यहाँ पे एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग लगा दूंगा, और इधर बोल दूंगा कि ये है हमारा वर्जन 1, V1 है। V1 अगर डाल के कोई रिक्वेस्ट में V1 डाल के कॉल करेगा तो ये वाला ही कॉल होगा। इधर मैंने जो भी यूआरआई दे रखे होंगे वो सब कब कॉल होंगे? जब आगे V1 लिखा होगा। ये वाला कब चलेगा? जब कोई V2 लगाए। अभी मैं V1 V2 कर रहा हूँ, फिर अभी मैं इसको बदल लूंगा नाम। तो हम मल्टीपल कंट्रोलर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये है V2 हमारा वर्जन 2। अब चलाएं एप्लीकेशन को। तो स्टार्टिंग में तो भाई उसे मिलेगा नहीं, स्लैश तो नोट फाउंड आएगा। हाँ, बट कोई V1 V2 डालेगा तो आएगा आउटपुट। अगर किसी ने V1 डाला तो वेलकम डॉट जेएसपी रिटर्न होगा, और किसी ने V2 डाला तो भी वेलकम ही रिटर्न होगा। हाँ, लेकिन ये मैसेजेस प्रिंट होंगे। अब नोट फाउंड आया, इंटरनल सर्वर में एरर नहीं है। बस कौन सा वाला वर्जन चलाना चाहते हो बता दो सर, हम V1 चलाना चाहते हैं। एंटर किया, अरे V1 वाले भाई साहब, अच्छा प्रोसेस हो रहा था। ठीक है। ये बोल रहा है वेलकम माय फ्रेंड वेलकम, ये वाला मैसेज कहाँ से आया है? एम्प्लॉय कंट्रोलर की ग्रीट मेथड से आया है। सर वहीं पे मैं V2 कर दूंगा तो स्लैश भी डालना पड़ेगा, अपेंड नहीं कर पा रहा। पर इधर एंड पॉइंट मिला नहीं था अभी, जो पिछली कॉल लगाई उस पे। फिर अभी इनका ग्रीट चल गया। अच्छा, मेथड वेलकम का चला है ना, देखो V2 पे वेलकम ग्रीट, उधर हमने उस पे भी ग्रीट ही रहने दिया था। प्रॉब्लम ये है, एम्प्लॉय प्रीत करना था। वो आप समझ के चुके हो। तो मल्टीपल कंट्रोलर बना सकते हैं ऐसा। और दूसरा क्या होगा? देखो यूआरआई सर मोस्टली कॉमन होती है क्या? हाँ। अब मुझे करंट ऑपरेशन करना है ना, अपडेट करना है, क्रिएट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं ऐसे एंड पॉइंट्स बना दूंगा जो कि सिमिलर होंगे। बट अब आपने देखा होगा कोई भी एप्लीकेशन ले लो, जैसे अब ई कॉमर्स की बात कर लें, तो ई कॉमर्स में हम मल्टीपल कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सर हम अगर बात करें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन अलग होता है, फुटवेयर का अलग होगा, क्लोथ्स का अलग होगा, है ना।
उन सब में हमें वही सारे काम करने हैं। मुझे अपना प्रोडक्ट अपलोड भी करना है, मुझे अपडेट भी करना है उसकी डिस्क्रिप्शंस को, मुझे उसे डिलीट भी करवाना है ना, मुझे वो प्रोडक्ट सर्च भी करने हैं, तो वो वही सारे काम करने हैं मुझे। शूज में भी वही, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही, क्लोथ्स में भी, और वही जो भी गैजेट्स हैं जो भी अवेलेबल रहते हैं उस पे प्लेटफॉर्म पे, वही ग्रोसरी पे भी सेम ही होगा भाई। प्रोडक्ट अपलोड तो वहां पे भी करना है ना, तो सेम ऑपरेशन करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कंट्रोलर बनाओ सेम, सब कुछ सेम रखो, अंदर का जो एंड पॉइंट्स है सेम रखो, अलग अलग कहां तक लाओगे? नहीं, सब एंड पॉइंट सेम रखो। बस क्लास लेवल पे लिख दो कि भाई ये ना, ये ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, तो जिस बंदे को इलेक्ट्रॉनिक वाली कॉल लगानी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स लिख के सर्च करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वाला एंड पॉइंट हिट करेगा, इसी कंट्रोलर में कॉल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखेगा तो इस वाले कंट्रोलर में जा पाएगा क्या? वो नहीं जा पाएगा। अगर किसी को फुटवेयर चाहिए तो, इसको स्टॉप करो थोड़ी देर के लिए। अब फुटवेयर चाहिए तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे लिख देगा फुटवेयर। फुटवेयर की जितनी भी कॉल्स होंगी वो कहाँ आएंगी? इधर आएंगी। फुटवेयर के आगे आपको जो मन करे वो कर दो। समझ गए? तो इधर से मैं जो रिटर्न करवा रहा था, एक काम करते हैं, एक नई ब्रांच बना देते हैं इसमें। अ, नहीं नहीं, ये तो नहीं। क्या था तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम? राधे स्प्रिंग। बहुत चेंजेस हो गए हैं, कोई नहीं, इसको पहले अपडेट कर लेते हैं, डिलीट कर देंगे वो जो एक्स्ट्रा फाइल्स बनाई हैं, ठीक है? जो जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे हटा देंगे। पुश किया, और अब न्यू ब्रांच बनाने चल रहे हैं। ब्रांच का नाम है स्प्रिंग MVC फॉर्म, ठीक है? जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनाया है हमने। ब्रांच पब्लिश हो गई। अब स्विच करेंगे वापस जावा बेस्ड पे। अब इसमें क्या नहीं रखना है वो बता देता हूँ। क्या ये जो फाइल्स हैं, ये दोनों की हमको कोई ज़रूरत अभी है ही नहीं, तो इसमें से इन दोनों को डिलीट कर दिया। ठीक। दूसरा, हमें डिपेंडेंसी में, ये डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है इस वाले में, एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी है, इसको भी हटा दो। ठीक, सेव कर दिया, डेट हो जाएगा। बस हमने मल्टीपल कंट्रोलर बना के देखे, एक एम्प्लॉय कंट्रोलर था, एक वेलकम कंट्रोलर था। ये ये हमारा है वो प्रोजेक्ट जिसमें जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नाम से बनाया था अभी। ठीक, बस दो कंट्रोलर बनाए आप, पांच कंट्रोलर बना लो, पांचों को अलग अलग सेक्शंस बना लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, और अलग अलग नाम से जो तुम्हें सही लगे, और सब में URI सेम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फुटवेयर ऊपर डालना पड़ेगा सर, तभी इंप्लॉय कंट्रोलर में एंट्री तब मिलेगी जब कोई एंड पॉइंट फुटवेयर डालेगा। सर ऐसा होगा क्या? हाँ, चला के देखें? चलाते हैं, चलो। तो बस आपको ये और बताना था कि रिक्वेस्ट मैपिंग को हम क्लास लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं अभी? हम वर्जनिंग कह लें, वर्जनिंग के लिए यूज कर पा रहे हैं। दूसरा, हम सेक्शन वाइज उसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंट्रोलर बनाने हो तो। अब देखो, यहाँ पे नोट फाउंड बोलेगा ही, क्योंकि अब इस लेस से कोई एंड पॉइंट चलाया ही नहीं रखा। तो मुझे चाहिए फुटवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं चला सकता हूँ। मैं फुटवेयर वाली कॉल लगानी है तो मैं फुटवेयर लिखूंगा। अभी तो आ रहा है ना रिस्पॉन्स, कौन सा हिट हुआ होगा? सर इधर आके एम्प्लॉय के अंदर हिट हुआ होगा। तो फुटवेयर कंट्रोलर बना दिया आपने। इधर आपने बना लेना है ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, फिर बना लेना ग्रोसरी कंट्रोलर, फिर बना लेना है आपको क्लोथ्स जो भी। अब क्लोथ्स में भी जीन्स कंट्रोलर बना लो, शर्ट कंट्रोलर बना लो, अलग अलग चेक। हाँ, बाकी जो ऑपरेशंस होंगे वो मेथड के नाम तुम सेम रखो, मेथड के ऊपर URI सेम रखो, लॉजिक तो अपना अपना कॉल करना पड़ेगा डेटाबेस से। अब टेबल को, किस टेबल में डेटा स्टोर कर रखा है उसी टेबल से तो डील करना पड़ेगा ना, वो तो कॉमन सी बात है। अच्छा, अब आ जाएंगे फॉर्म पे कि भाई फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाना है तो अब क्या करेंगे, दूसरे वाली ब्रांच जो मैंने अभी बनाई थी, अब इसको अपडेट कर देते हैं। अभी हमने इसको हटा दिया, इसमें फालतू की डिपेंडेंसीज और वो सब रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रनिंग है वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िग, ठीक है, उसको में जाके देख सकते हो। अब स्प्रिंग MVC फॉर्म के अंदर आ जाओ। यहाँ आपको वो फाइल, JSP फाइल अपने आप आ जाएंगी वापस, देखना। अभी रिफ्रेश होगा जैसे ही।
आ गई। और यहाँ वो डिपेंडेंसीज भी देगा। बस इसको हटाओ अभी। JSTL दे रहा है जावा एक्स। क्या समस्या है भाई? जकार्ता के पास भी तो होनी चाहिए। कुछ टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है। यही तो देखना है कौन से टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो देख लेते हैं। लेवल में जगह GSP exception cannot be resolved to a tie। ओके ओके ओके। बिना डिपेंडेंसी डाल के नहीं चलेगा क्या? ChatGPT से पूछ लो। मैं वो एक्स्ट्रा जावा एक्स वाली डिपेंडेंसी नहीं डालना चाह रहा हूँ। इसके लिए देखते हैं। अरे वाह, हिंदी में ही बता रहा है। का डिपेंडेंसी जार फाइल मिसिंग है, अरे वो तो हमको पता है। जकार्ता सर्वलेट JSP API सॉल्यूशन। हाँ, जकार्ता सर्वलेट JSP API बता रहा है, ये तो हमने डाल रखा है ना। जकार्ता सर्वलेट JSP API राधे में। JSTL API, क्या नाम था उसका? JSP API है क्या? JSTL नाम से आ रहा है बीच में, JSTL को हटा दूंगा। वर्जन मिसमैच हो रहा हो। 3.1.1 प्रोवाइडेड है, इसी को डालते हैं। इसका रिप्लेसमेंट कर दें उससे, हमारे कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए कहीं। एरर तो हट गए ना वहां से। अपडेट करके देखते हैं एक बार। डिपेंडेंसी डाली, अपडेट कर लेते हैं। हट गए। कॉन्फ़िग में चल के एक बार देख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना इनको। ठीक है। वेब सर्वलेट में भी चल लेते हैं। जकार्ता। ठीक है, सब जकार्ता वाला ही है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग का फॉर्म है। ठीक है जी। ये हमने लगाया किस लिए कि हमको ये हमारा स्टार्टिंग कोई भी, अभी आप जो भी कॉल्स लगा रहे थे यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कॉल लगा रहे थे, आगे एंड पॉइंट लिखते हो, पीछे तो ये बेस में तो इतना बेस यूआरएल तो यही है ना, सेम हमेशा रहेगा। तो बेस यूआरएल को निकालने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट पाथ को निकालने के लिए आपके पास जो JSP में यूज होगा, या आप HTML में जब यूज करोगे, तो पेज कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट करेंट। ये क्या है सर? ये सर हमारा ये काइंड ऑफ वेरिएबल है जो हमें रिटर्न करके देता है करंट यूआरएल, या आप कह दो करंट बेस यूआरएल। बेस इसने रिटर्न कर दिया। आगे हमने लगा दिया एम्प्लॉय और सबमिट। तो एम्प्लॉय नाम का एक कंट्रोलर हमने बनाया जरूर होगा यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्लास लेवल पे लगा देना है एनोटेशन एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय एंड पॉइंट होगा। एम्प्लॉय वाली रिक्वेस्ट सारी यहाँ आई। अब मुझे करना क्या है? सर मुझे मुझे यूजर, वो जो फॉर्म का 3 डेटा आ रहा है ना उसमें, नेम, डिपार्टमेंट और एज। देखो यहाँ पे आ जाओ। कहाँ गए एम्प्लॉय फॉर्म? एम्प्लॉय फॉर्म पे क्या डालेगा यूजर? सर नेम डालेगा, और तुम्हारा ये डालेगा डिपार्टमेंट और एज। ठीक है। ये इतनी सारी फाइल्स ओपन हो रखी हैं, कंफ्यूज कर रही होंगी। तो इस फॉर्म को खुला रहने दो और हमारे कंट्रोलर को खुला रहने दो। डन। कंट्रोलर इधर ले आओ। ठीक है। तो नेम, डिपार्टमेंट, एज, 3 प्रॉपर्टी आ रही हैं। तीनों प्रॉपर्टीज को हमें रीड कर लेते हैं। रीड करने के लिए पहले एक मेथड बनाओ, पब्लिक
जो रिटर्न करता होगा एक स्ट्रिंग, एक व्यू रिटर्न करना है एट द एंड। तो सेव डेटा या सेव एम्प्लॉय नाम का एक मेथड बना है। डन। इस पे एक एनोटेशन लगाएंगे @ रिक्वेस्ट मैपिंग में हम मेथड पोस्ट लगा सकते हैं या सीधा पोस्ट मैपिंग भी तो लगा सकते हैं ना, कल हमने देखा था एनोटेशन पोस्ट मैपिंग। इसमें हम यूजर के लिए जो भी आप जान डालना चाहो एंड पॉइंट, जो भी यूआरएल रखना चाहो रख सकते हो। क्या रखना है बताओ? एम्प्लॉय के बाद एम्प्लॉय इंसर्ट सेव क्या रखें? सेव रखें। कोई सेव डालेगा अगर एंड पॉइंट तो ये मेथड चल जाएगा। अब इस मेथड में हमें क्या करना है सर? डेटा रीड करना है और हमें सक्सेसफुल का एक एम्प्लॉय सक्सेस डॉट जेएसपी रिटर्न करना है। तो रिटर्न में हम एम्प्लॉय सक्सेस लिख देते हैं। एम्प्लॉय सक्सेस में क्या होगा सर? एम्प्लॉय ई एम एम्प्लॉय सक्सेस क्या? हाँ वो तो अभी डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। तो व्यू तो रिजॉल्व हो ही रहा है तो हम सिर्फ इसे ही देंगे। डन। अब एम्प्लॉय सक्सेस रिटर्न करने से पहले सर हमें क्या करना है? वो जो फॉर्म का डेटा है उसे रीड करके मॉडल एट्रीब्यूट में सेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप देख रहे होगे एम्प्लॉय सक्सेस में हमने क्या कर रखा है। एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें नेम, डिपार्टमेंट और एज कल जो हमने प्रिंट करा था, कल मैंने डायरेक्ट उस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया था क्योंकि वो स्ट्रिंग है। अब जो भी डेटा रीड करेंगे वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा तो हमें उस ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट नो डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्ट डॉट एज करके ही उस डेटा को प्रिंट कराना है। तो मैं नेम, डिपार्टमेंट और एज को एज अ रिस्पॉन्स, एज अ व्यू रिटर्न कर दूंगा। ठीक, ये रिटर्न कर ही रहे हैं, वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, करवा दो सर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे बस वही एनोटेशन जो कल हम लगा रहे थे, कौन सा? रिक्वेस्ट पर। रिक्वेस्ट पर हमसे हम कहेंगे कि भाई एक नेम है, उसे रीड करके इस स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल जो हम तुम्हें दे रहे हैं इसमें रख देना। ठीक है, ये एक हो गया। और उसके बाद सेम रिक्वेस्ट पर हमसे बोलेंगे एक डिपार्टमेंट करके आएगी वैल्यू। अब ध्यान से फॉर्म में जाके देख लेना, नाम जो रखा हुआ है वो नेम क्या है वो देख लेना। तो नेम जिस, ये रहा ना नेम, डिपार्टमेंट है। मैंने यहाँ पर भी डिपार्टमेंट करा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया इससे प्रॉब्लम ना आए। इधर इस वेरिएबल का नाम थोड़ा बदल भी सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डिपार्टमेंट। फिर अगला क्या डेटा है सर? अगला डेटा है, सेम एनोटेशन लगाओ। मतलब एक एक इनपुट टाइप को रीड करने के लिए एक रिक्वेस्ट पर हम काम आता है, तो हम वही वापस से लगा दे रहे हैं। हो गया रिक्वेस्ट। ठीक है जी। रिक्वेस्ट परम में हमने एज ले लिया, भाई एज को रीड कर लो जी। ठीक है जी, कर लेंगे। किसमें? एक इंटीजर टाइप का एज ले लो वेरिएबल, उसमें रख दो ना। ठीक है जी, रख देंगे। ये हो गया। अभी मैं ये फॉर्म वगैरह को अभी हटा दे रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं क्योंकि ये बड़ा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट परम एनोटेशन से बोला कि नेम को रीड करके इसमें बाइंड कर देना। फिर रिक्वेस्ट परम से बोला डिपार्टमेंट को रीड करना वहां से इसमें बाइंड कर देना। फिर मैंने बोला इस एज को रीड करके इस वेरिएबल में बाइंड कर देना। तीनों वेरिएबल में अगर डेटा हमारा आ जाएगा तो यहाँ पे एक मॉडल टाइप भी ले लें। जब तक मॉडल नहीं होगा तो उसमें ऐड कहाँ से करोगे ऑब्जेक्ट? अब क्या करना है? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है सर। एम्प्लॉय मॉडल है ना हमारे पास, ये रहा। इसका ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट में ये तीनों वैल्यू सेट कर देनी है, और फिर वो ऑब्जेक्ट किसे दे देना है? मॉडल एट्रीब्यूट को। ठीक है। हम यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एम्प्लॉय में कंस्ट्रक्टर भी था ना, नेम, डिपार्टमेंट, एज। नहीं नहीं, एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। अच्छा, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है इनके पास, ठीक है कोई बात नहीं। ई से हम सेटर कॉल करेंगे, सेट नेम, नेम पास कर दिया।
ई डॉट सेट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट पास कर दो। ई डॉट सेटर कॉल करके बस डेटा सेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये क्या ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। ई रखो, ईएमपी रखो, एम्प्लॉय रख दो, जो मन करे आप रख दो। ई से तो समझ जाओगे ना वैसे, समझ जाना चाहिए वैसे तो तुमको। डन। अब हम मॉडल को पकड़ा देंगे, ये ऑब्जेक्ट हमने वही डेटा रीड करके एम्प्लॉय में स्टोर करा, एम्प्लॉय में स्टोर हो गया है। तो मॉडल का जो रेफरेंस वेरिएबल है ये वाला, इससे एक मेथड कॉल करना हो जाता है, ऐड एट्रीब्यूट। ऐड एट्रीब्यूट। हाँ ये ना, स्ट्रिंग में नाम बता दो कि क्या रखना है उस एट्रीब्यूट का नाम, वो की होगी और वैल्यू हो रही। तो हमने यहाँ पे बता दिया भाई, इम्प्लॉय नाम होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम ईएमपी है। एम्प्लॉय पे हमने क्या रख दिया है? ईएमपी। क्यों सर एम्प्लॉय क्यों रखा? क्योंकि एम्प्लॉय सक्सेस के अंदर जो हम रीड करेंगे ना, वो इसी नाम से करेंगे। तो एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डॉट ईच। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना भाई। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है वैसे, तुम्हें याद तो रहे। फिर इसके बाद रिटर्न करवा दिया। हाँ, लास्ट में एक मैसेज भी प्रिंट कराते हुए जाओ सर, थोड़ा हमें भी दिखता रहेगा कंसोल पे। ये तो सीधा सर्वर पे चला जाएगा ना, तो हमें कंसोल पे यहाँ भी दिखना चाहिए। डन। तो इम्प्लॉय और सेव अगर कोई हिट करता है तो फॉर्म का एक्शन भी क्या होना चाहिए? फॉर्म का एक्शन एक बार क्रॉस चेक कर लो। इम्प्लॉय सबमिट लिखा हुआ है इस पे, और यहाँ पे तुमने क्या डाल रखा है? सेव। तो यहाँ पे सबमिट हटा के सेव करो भाई। सेव कोई करेगा तो अब ये कंट्रोलर, ये वाला मेथड कॉल हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, देखते हैं। सर ये मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट क्यों लिखे हैं? एम्प्लॉय कॉमा ईएमपी। कहाँ पे? यहाँ पे लाइन नंबर 30, इधर इधर एम्प्लॉय कंट्रोलर में लाइन नंबर 30। मैंने, अच्छा ये, अरे मॉड, हम आपको वो याद है एमवीसी का आर्किटेक्चर, जहाँ पे हमने सुना था कि हम बैकएंड से निकाले या कहीं से भी डेटा निकाल के हम सेट कर देंगे मॉडल के अंदर। हाँ। मॉडल ही वो बंदा है, एक इंटरफेस है मॉडल नाम का, जहाँ अपने डेटा को सेट कर देते हैं। वो डेटा रन टाइम पे जब आप एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे होते हो, तो वो आप मॉडल के अंदर रखा हुआ कोई भी डेटा हो, चाहे वो होगा तो जावा ऑब्जेक्टिव, चाहे स्ट्रिंग हो, या कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो, या कलेक्शन टाइप हो, मैप टाइप हो, उन सबको वो रेंडर करा के आपके व्यू पे प्रिंट करवा देगा। तो अच्छा। हाँ, कल भी हमने इसे यूज किया था। अभी मैं मॉडल को पढ़ाऊंगा, मॉडल इंटरफेस को अच्छा। पढ़ाऊंगा इसके चलने के बाद, ठीक है। चलो फिर एक बार चला के देख लें सर। वेलकम कंट्रोलर के अंदर भी आपने सर क्लास लेवल पे नोटेशन लगा रखा है, अभी हटा देते हैं क्योंकि स्लैश हिट होता है तो वहां पे नॉट फाउंड का एक बड़ी एरर आता है। अब नहीं आएगा क्योंकि अब वेलकम रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। ये, इसका ये कमेंट कर दिया ना, तो अगर स्लैश हिट होगा तो ये कॉल होगा, अगर उसके बाद कोई एम्प्लॉय डालेगा और स्लैश सेव करेगा तो ये वाला कॉल होगा। डन। चलाते हैं। हम्म। हम्म। अरे यार, गड़बड़ हो गई है एक। ये क्या बोल रहा है? हम्म, क्लास नहीं मिल रहा इसको है। ग्रीट कॉल हुआ, उसने व्यू रिटर्न भी किया होगा, यहाँ से गया ना। वेलकम रिटर्न हुआ, वेलकम पे ही प्रॉब्लम कुछ है, जकार्ता सर्वलेट डॉट कॉन। वही डिपेंडेंसी गड़बड़ की है लग रहा है। जकार्ता वाली जो डिपेंडेंसी है वो कह रही है क्लास नोट फाउंड।
स्प्रिंग एमवीसी ठीक है। जावा एक्स सर्वलेट एपीआई, जावा एक्स सर्वलेट, जावा एक्स यूज कर रहे हैं, ये जकार्ता यूज कर रहे हैं। जकार्ता में भी मिल जाएगा सॉल्यूशन वैसे तो। जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन है इसमें भी। हाँ जावा बेस है बस, वो जकार्ता है, ये जावा एक्स है। हम्म, तीनों डिपेंडेंसी, एक एक एरर, एक दो तीन हमने यहाँ पे ले रखी है, एक प्रोवाइडेड 2 पॉइंट JSP API JSTL। सही है, JSTL तो सेम ही है, डेट भी नहीं आया उसका। सर्वलेट API, कोई नहीं, दोनों डालते हैं फिर, कंपेटिबिलिटी रहेगी ना दोनों की, चेंज करना पड़ेगा, कोई नहीं। वैसे तो अपने आप ही हो जाएगा, इधर एरर आएगा, दोबारा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्टार्टअप ही तो कर रखा है इम्प्लीमेंट। ये प्रॉब्लम हटती नहीं है, जकार्ता सबलेट कॉन्टेक्स्ट में काटा है। कौन सी क्लास मिसिंग था वो देखते हैं पहले। इसके लिए चैट जीपीटी कर लेते हैं। SQL आपकी क्लास बाद में नहीं मिले। हमने उसमें से बीच में से JSTL हटाया था ना उस अभी, फॉर्म के बारे में।
हम्म, हम जो यूज कर रहे हैं JSP, JSTL, और वो JSTL वाली ही मिसिंग दिखा रहा है ना, क्लास नॉट फाउंड। जकार्ता डॉट ट्रेवलर डॉट JSTL डॉट कोर कॉन्फ़िग, ये नहीं मिल रही इसको। इस ये डालनी पड़ेगी ना, वो हमने हटा दिया था। ओके ओके, और बाकी JSP, JSTL, ये तो नहीं डालनी पड़ेगी ग्लास फिश के लिए, ये तो ये लेते हैं। केवल एक चेंज करके देखते हैं। सर ये एरर बहुत कॉमन है, मतलब क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और नो क्लास डेफ फाउंड एरर में क्या डिफरेंस होता है। वो क्लास बात में नहीं मिली ना, इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, तभी नहीं फोन मिल रहा है। वही हमने वो JSTL हटा दिया था जब डाल रहे थे डिपेंडेंस, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ से आया है, ये बात हम जानते हैं, वेलकम कंट्रोलर से आया है। यहाँ से आपने स्लैश हिट किया, वेलकम रिटर्न हुआ। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सर एम्प्लॉय कंट्रोलर में सेव कराना, बट सेव कैसे होगा? सेव के लिए तो आप सेव डायरेक्ट कॉल करोगे तो ये पूछेगा भाई ये दो डेटा, अब डेटा दे नहीं रखा तो प्रॉब्लम आएगी। हमें क्या करना था, हमें फॉर्म रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे एक फॉर्म का, प्रीत में जो रिटर्न करवाओगे वो एम्प्लॉय फॉर्म होगा, एम्प्लॉय फॉर्म। भाई फॉर्म भी तो रिटर्न करना है, तो कोई भी अभी फॉर्म सर्च करेगा। रिफ्रेश हो गया क्या? ये भी बढ़िया है, चलो रजिस्टर करना नहीं पड़ेगा। अभी इसको मिनिमाइज करो, कहेंगे यहाँ जाओ, यहाँ पे आके वो हम स्लैश फॉर्म लिखेंगे। अरे स्लैश डाल दो पीछे। एरर क्यों आ रहा है, नोट फाउंड क्यों बता रहा है? क्योंकि फॉर्म वाला कोई भी इसको एंड पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि आगे एम्प्लॉय लगाना था। हमने क्लास लेवल पे एनोटेशन भी तो लगा रखा है ना, एम्प्लॉय। अगर इस कंट्रोलर को खोल के देखोगे तो यहाँ पे फॉर्म से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो एम्प्लॉय का फॉर्म चाहिए तो आगे एम्प्लॉय भी तो लिखो सर। तो इस URI में, इस URL को कंप्लीट करने के लिए यहाँ एम्प्लॉय भी लिखना पड़ेगा। अब एम्प्लॉय भी लिखने के बाद अगर आ रहा है तो समस्या है फिर। एम्प्लॉय स्लैश फॉर्म, एम्प्लॉय सही लिखा ना, एम्प्लॉय, हाँ। हम एक बार इस पे भरोसा ना करके रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। अभी हमने फॉर्म वाला एंड पॉइंट अलग से डाला था ना, रनिंग में था उस टाइम पे डाला था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय। हाँ, फॉर्म रिटर्न हुआ है इसका मतलब, फॉर्म रिटर्न हुआ है। बट कुछ प्रॉब्लम आई है फॉर्म रिटर्न होने के बाद। जावा टैग लाइब्रेरी वैलिडेटर नहीं मिला। एम्प्लॉय फॉर्म को ये कैसे आ गया? अच्छा, वो डालते ही ये आ गया। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? JSP JSTL कोर। पहले क्या दिया था इसने? अगर आपको प्रोमो यूज करें तो जकार्ता नहीं, नहीं नहीं नहीं, लेटेस्ट वाले पे ही करवा करना है थोड़ा सा।
यहाँ से जीएसटीएल हटा दे रहा था तो दोनों ही डालने पड़ेंगे। लेटेस्ट फॉरवर्ड के 10, वो उसके लिए कंपेटेबल हो जाएगा, ये इसके लिए कंपेटेबल हो जाएगा। डालते हैं। अपडेट कर दो प्रोजेक्ट को। फॉर्म में वो एरर आ रहा है ना। अभी भी समस्या है। टैग वैलिडेटर किसके अंडर आता है? अब ये जावा एक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जकार्ता पे काम करना चाह रहे हैं, जकार्ता की। इसका भी रिप्लेसमेंट होगा ना? हम्म। जेएसटीएल इम्प्लीमेंटेशन जावा एक्स का ही तो दे रहे हैं। करता जाओ वेट। जेएसटीएल एपीआई है कि ग्लास फिश सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ना यूज करें, हम 10 अब अभी यूज करेंगे। हम्म 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 जीएसपी एपीआई तो है ही हमारे पास। उसके बाद जीएसटीएल एपीआई भी दे रही। अब ये कह रहे हैं ये है आपका लेटेस्ट, ये जावा एक्स यूज कर रहे हैं ना हम। हटा देते हैं इसको भी, रिप्लेस करते हैं इससे। अगर इससे चल गया तो बेस्ट है ना, फिर हम लेटेस्ट पे ही काम करेंगे पूरा। एक भी जावा एक्स वाली एडवांस वाली जो थी वो यूज नहीं करनी पड़ेगी। और फिर उसको हर एक डिपेंडेंसी इनमें से हटा देंगे, जो अभी डाल दी थी दूसरी वाली। पहले चल जाए ये, फिर हटा के देखेंगे। एम्प्लॉय स्लैश फॉर्म आ गया इस बार। डन। चलो अभी पहले डेटा दे लेते हैं, जो चली गया है तो बाद में वो डिपेंडेंसी हटाएंगे। एम्प्लॉय नेम में कुछ डाल दो। मुकेश, डिपार्टमेंट CS, एज 34। और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे फॉर्म एक्शन कॉल होगा। फॉर्म का एक्शन क्या दे रखा है तुमने देख लो पहले एक बार। एम्प्लॉय फॉर्म में फॉर्म का एक्शन दे रखा है कि ये करंट पाथ निकालना राधे स्प्रिंग MVC, उसमें एम्प्लॉय सेव कॉल कर देना, मतलब हमारे एम्प्लॉय कंट्रोलर का सेव चलेगा। ये रहा हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसका सेव चल जाए। इसका सेव मेथड, सेव पे कौन सा मेथड कॉल होगा? ये क्या करेगा? 3 रिक्वेस्ट पर के थ्रू हमारे तीनों फील्ड का डेटा रीड करके एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेगा। उस ऑब्जेक्ट को मॉडल को पकड़ा देगा, और मॉडल हमारा एम्प्लॉय, फिर इसके बाद ये एम्प्लॉय सक्सेस रिटर्न करेगा। फिर मॉडल के थ्रू इस एम्प्लॉय सक्सेस डॉट जेएसपी से, एम्प्लॉय सक्सेस डॉट जेएसपी, ये रहे।
इससे मॉडल, इसके अंदर मॉडल एट्रीब्यूट में आपने अभी इम्प्लॉय में रखा था ना पूरा ऑब्जेक्ट जावा का, इस इम्प्लॉय की हेल्प से नेम, डिपार्टमेंट और ईच दोनों तीनों निकाल के रख देगा। चलाते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, आ गया वही तीनों डेटा। हमने बैकएंड पे उसे रीड भी करा, रीड करके हमने उसे मॉडल में बाइंड करके एज ए जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अगर हमारा ये मेथड चल सकता है, सोचो, यहाँ पे हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो इस ईएमपी को हम हाइबरनेट के उस सेव मेथड से इंसर्ट क्वेरी चल जाती थी ना, उसमें पास कर दें अगर ईएमपी, तो यहीं से डेटाबेस में भी चला जाएगा। उसके बाद हम रिटर्न का सक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अच्छा, मैं तुम्हें क्या बताने वाला था इस, वो तो बताने ही वाला था। हम्म। ठीक है, ये तो कॉल होता दिख रहा है तुमको। अब ये था सेव वाला, हमें सेव ही कॉल करना है। बट यहाँ पे सर क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमको रिक्वेस्ट फ्रेम से वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी रीड करनी पड़ रही है, फिर वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में सेट करनी पड़ रही है, ऑब्जेक्ट भी खुद ही बनाना पड़ रहा है। ये काम तो हम सर्वलेट में भी किया करते थे, बस यहाँ पे रिक्वेस्ट परम की जगह पे वहां पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नाम का मेथड कॉल किया जाता था। तो फिर डिफरेंस ही क्या रहा, ज्यादा कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा। अब कर देंगे डिफरेंस, डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। कैसे होगा डिफरेंस क्रिएट, मैंने कहा आपको रिक्वेस्ट परम यूज ही नहीं करना, रिक्वेस्ट पर हम यूज ही नहीं करना। सर देखो, अब दूसरा एक और बात है, अगर हम अभी ये बना के रखे हैं ना, हम यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं। रिक्वेस्ट परम में वैल्यू इक्वल्स टू ये रहा, ये है। उसके बाद एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू टैग। डिफॉल्ट वैल्यू में हम दे सकते हैं गेस्ट, या अगर उसने नाम नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट इस नेम में क्या पहुंच जाएगा, कैश। किसी भी एनोटेशन में हम अगर डिफॉल्ट वैल्यू वाला अगर एनोटेशन वो दे रहा है एलिमेंट, तो उसका वही काम होता है कि अगर बाई चांस रिक्वेस्ट पर हमने उस नेम को रीड किया, वहां डेटा नहीं था, तो वो बाई डिफॉल्ट क्या डाल देगा, कैश डाल देगा। रन करें दोबारा। हाँ सर, दोबारा से रीस्टार्ट कर लो, सर्वर रीस्टार्ट करके। इस नेम के अंदर वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बाइंड कर देगा किसको, गेस्ट को, अगर हमने नहीं डाला डेटा तो भाई इधर फॉर्म लिखो, एम्प्लॉय फॉर्म, फॉर्म मांगा, खाली छोड़ दिया, MCA 34, बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, हमने नहीं डाला, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी हम वहां दे सकते। डन। इसके बाद अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मेरे को यही काम करना है। सेव एम्प्लॉय बाय मॉडल, सेव बाय मॉडल एट्रीब्यूट ऐसे लिख देते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं ये इतना सारे एनोटेशंस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं एक ही एनोटेशन लगाऊंगा, @मॉडल एट्रीब्यूट। मॉडल एट्रीब्यूट से बोलूंगा तुम उस डेटा को सीधा एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा मैं, EMP, इसमें लाके बाइंड करो, और हम ये सब लिखना नहीं चाहते हैं। सिंपल सा काम है। अभी इसको ये साथ चल रहा है, ठीक है। मॉडल एट्रीब्यूट से कह रहे हैं कि भाई तुम पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा बाइंड करो एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर, और हम उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मॉडल में रखेंगे और रिटर्न करा देखते हैं चलता है या नहीं। अब एंड पॉइंट सेम है तो नहीं चलेगा, तो इसका एंड पॉइंट हम सबमिट कर देते हैं। कोई सबमिट फॉर्म का एक्शन होगा तो ये चलेगा, बाय डिफॉल्ट तो हमारा सेव है ना, तो ये वाला कॉल। इस मैसेज को थोड़ा सा अपडेट करना है, क्या टाइम आ गया। अब रन करते हैं। ये चल गया तो मतलब समझ रहे हो, अभी तो तीन ही एट्रीब्यूट हो सकता है एक फॉर्म में 50 एट्रीब्यूट हो, 50 एट्रीब्यूट का डेटा
आपको एक जावा ऑब्जेक्ट में बाइंड करके दे देता है मॉडल एट्रीब्यूट, तो फिर सबसे बेस्ट हो जाएगा ना। अगर रिक्वेस्ट परम वाला ही तरीका यूज करते तो मुझे 50 तो रिक्वेस्ट परम लगाने पड़ते, फिर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के 50 सेटस कॉल करने पड़ते। फिर उसको अगर हम डेटाबेस में सेव कराते तो हाइपरनेट, या अगर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज कर लिया अगर जेडीबीसी का, तो फिर 50 सेटस वहां पे भी कॉल करने पड़ते हैं। वो नहीं करना चाहते हम। एम्प्लॉय फॉर्म इस बार नाम दे देंगे। पूरा डेटा आ गया रीड होके। सर कौन सा मेथड कॉल हुआ हो एक बार दिखाओ ना। तो यहाँ पे देखो सेव बाय मॉडल एट्रीब्यूट कॉल हुआ है सर, क्या पता ऊपर वाला कॉल हो गया हो। तो इसको हटा दें एक बार, एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं। क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या सच में सर एक ही एनोटेशन पूरा पूरा का पूरा डेटा एम्प्लॉय फॉर्म में लाके रख देगा, बिल्कुल अपने आप उनके सेटर भी कॉल कर लेगा, ये तुमको कोई सेटर कॉल करने की जरूरत है ही नहीं। इसका इम्प्लीसिटली इसका इम्प्लीमेंटेशन ही वही है, नाउन नीलन ये वही काम कर रहा है जो तुम्हारा एक एक करके तुम रिक्वेस्ट फॉर्म से या सर्वलेट में गेट पैरामीटर को कॉल करके करते थे जो। एम्प्लॉय फॉर्म मुस्कान IT 34। अभी भी रीड हुआ? कहाँ से हुआ सर, यहीं से हुआ तभी तो ये मेथड कॉल हुआ। तो मॉडल एट्रीब्यूट के पास वो पावर है। अब आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हो। इन सबको क्लाइंट वालों को क्लोज कर दो, इधर ले आओ। इसके इम्प्लीमेंटेशन में इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में अंदर क्या है, सिर्फ एक ही कॉल मॉडल एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट पढ़ना है। हमको क्या पैरामीटर में पांच चार तीन एनोटेशन लगा के डेटा रीड करना पड़ा। अगर 30 एट्रीब्यूट भी होंगे तो यहाँ रिक्वेस्ट फॉर्म वाले अप्रोच में क्या होगा सर, 30 रिक्वेस्ट फॉर्म लगाने पड़े। मॉडल एट्रीब्यूट क्या करेगा, 30 के 30 एट्रीब्यूट को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बाइंड करके रख देगा। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम डीटीओ वगैरह जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड लेंगे लॉगिन के लिए, तो यूजर नेम पासवर्ड दो ही एट्रीब्यूट होंगे, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए अगर आप एक एक प्रॉपर्टी रीड करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट फॉर्म बेस्ट है। वन बाय वन प्रॉपर्टी रीड करनी है आपको किसी भी फॉर्म की, किसी भी हेडर में अगर कोई क्वेरी में पास किया हुआ डेटा जो कल कर रहे थे जैसे हम लॉगिन में, तो उसमें क्या है, उसमें तो फिर भाई सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, तो यूजर नेम पासवर्ड पे तो फिर आप रिक्वेस्ट फॉर्म लगा लो, या फिर आप वैसा ऑब्जेक्ट बनाओ। एक एम्प्लॉय डीटीओ करके बना लो, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड वाले दो वेरिएबल रख लो, उस फॉर्म में रीड करा लो मॉडल एट्रीब्यूट, वहां भी काम कर जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो फॉर्म को बनाना बहुत इजी था, अगर आप बनाना चाहते हो तो। दोनों कोड्स को मैं अपडेट करूंगा अभी उस पे। अच्छा वो डिपेंडेंसी जो एक्स्ट्रा डाली थी एक बार उसको हटा के देखते हैं, क्या था। JSP और एक JSTL वाली थी ना, तो JSP वाली अभी डाली ना बाद में, JSTL वाली रहने देते हैं, JSP वाली हटा के देखते हैं। दोनों से करके देखते हैं। दोनों से अलग करके देखा तब भी। देखते हैं देखते हैं, एक डिपेंडेंसी हटा के देखिए। JSTL। इसकी वजह से फॉर्म में एरर आया, इसकी वजह से फॉर्म में एरर आया था, इसकी वजह से आया था, इसकी थी तब आया। एक मिनट अभी देखते हैं, एम्प्लॉय फॉर्म चल रहा है। हाँ सही, वही डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा जो थी वो हटा दी हमने। ठीक है, तो हमको एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी अब डालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ MVC की एक होगी, सर्वलेट API की एक होगी जकार्ता वाली, और ये भी जकार्ता सर्वलेट JSP GSTL API वाली होगी, और ये भी जकार्ता की है। सारी जकार्ता वाली हैं, लेटेस्ट है मतलब। और हमारा जो अपाचे भी है वो टॉमकैट अपाचे का भी हम 10.1 यूज कर रहे हैं। वैसे 9 पे तो वो भी चल जाता, जावा एक्स चलाना चाहे तो वो इजीली चल जाता है, लेकिन जावा एक्स बहुत पुरानी हो गई ना, इसलिए हम नहीं यूज कर रहे। तो ये सारी डिपेंडेंसीज वाला कोड भी तुम्हें वहां मिल जाएगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उसमें मैंने एक वो जो मॉडल बना रखा था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जावा बेस्ड वाले में।
हो जाए तो अपडेट रिफ्रेशिंग रिपोजिटरी, हाँ इस पे आ जाओ। इसमें हम सिर्फ मल्टीपल कंट्रोलर बनाना चाह रहे थे ना। ये मॉडल वाला सेक्शन की इधर कोई ज़रूरत है नहीं अभी। ठीक है। और यहाँ के एम्प्लॉय कंट्रोलर में किस में कर दिया भाई मैंने डिलीट? कपिल में कर दिया। थोड़ी ना। राधे स्प्रिंग एमवीसी नहीं करा था ना, ये देखो बना रखा ना। इसको हटा दो। यहाँ पे सिर्फ दो कंट्रोलर बने हैं, दोनों कंट्रोलर में बस वो सेक्शन वाइज कर दिया था। अब इसका ना इसको रिनेम भी कर देता हूँ, मीनिंगफुल लगेगा तुमको। इसको रिनेम कर दिया फुटवेयर कंट्रोलर में। फुटवेयर कंट्रोलर। ठीक है। वो वेलकम कंट्रोलर था। ये रहा वेलकम कंट्रोलर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया, तो आप इसे वेलकम रखने दो या इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर में रिनेम कर दो। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। तो क्लास लेवल पे नोटेशन लगा रखी है, और जो सा यूआरआई डालोगे वही वाला मेथड कॉल होगा। तो जिस ऑर्डर में मैंने कोड करवाया हुआ है उसी ऑर्डर में तुम्हें भी करना है। पहले ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िग वाले कोड को प्रैक्टिस करना है। सेम वैसे ही पहले डुप्लीकेट यूआरआई दे के देख लो, एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम आती है नहीं, वो एक्सेप्शन को प्रॉपर पढ़ो, तब समझ में ज्यादा आएगा। पढ़ने के बाद फिर आप क्लास लेवल पे रिक्वेस्ट मैपिंग लगाएंगे, फिर आप वो यूआरआई डालेंगे तो वो पर्टिकुलर मेथड कॉल होगा। ऐसे करके चलाना है, तब जब ये हो जाए तब आपको फॉर्म बनाना है। अभी फॉर्म को बनाना, फॉर्म के डेटा को सर्वर पे रीड करना, रीड करके मॉडल एट्रीब्यूट में बाइंड करना, मॉडल एट्रीब्यूट से बाइंड करके वहां एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना, और उस रिस्पॉन्स पे वो डेटा रेंडरिंग करा के प्रिंट करना। सिर्फ ये काम करना है। इसके साथ साथ अगर आप कर सकते हो तो ओआरएम इंटीग्रेशन कर लेना, स्प्रिंग ओआरएम इंटीग्रेशन। नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, वो तो मैं कर, है ना। इतना कर लेना भाई। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।